बच्चों, हमने पिछली कक्षा में जो हमारी यूनिट लास्ट वाली इकाई है उसके भुगतान संतुलन वाले टॉपिक पर बात की थी और ये जाना था कि किसी देश का अन्य देशों के साथ व्यापार किस तरह से होता है और व्यापार करने के पश्चात एक देश दूसरे देश में भुगतान किस तरह से करता है। जब एक देश दूसरे देश में भुगतान करने के लिए समस्या आती है तो हमें विदेशी विनिमय दर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम दूसरे देश से सामान आयात करते हैं तो हमें उसी देश की मुद्रा में भुगतान करना होता है। जैसे यदि हमने अमेरिका से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो सकते हैं या विभिन्न प्रकार की मशीनें हो सकती हैं, तो हमें उसका भुगतान करने के लिए डॉलर की आवश्यकता होगी। देखिए, विदेशी विनिमय दर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विदेशी विनिमय दर, विनिमय से हमारा तात्पर्य है किसी भी प्रकार की वस्तुओं का लेन देन, आदान प्रदान, एक्सचेंज, दोनों चीजों को मिलकर विनिमय होता है। अर्थात जब हम एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुएं खरीदता है और वस्तुएं बेचता है तो उसके लिए भुगतान करने के लिए किस तरह से दर निर्धारित होती है, वो विदेशी विनिमय दर है। देखिए, अर्थ देखिए, विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में विनिमय किया जाता है। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाना। यहाँ वस्तुओं का विनिमय नहीं कर रहे हैं हम। किस चीज का विनिमय हो रहा है? मुद्रा का विनिमय हो रहा है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां प्राप्त हो सकती है। देखिए, अब आपको अर्थ ज्यादा स्पष्ट हो गया। विदेशी विनिमय दर अर्थात एक मुद्रा की एक इकाई के बदले में हम दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मुद्रा की एक इकाई मुद्रा से बेची जा रही और मुद्रा से ही खरीदी जा रही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर कहते हैं। चलन मुद्राओं की बात की गई है। चलन मुद्राओं का अर्थ है जो वर्तमान में किसी देश में प्रचलन में है, अर्थात जिससे हम देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद पा रहे हैं, वो होती है चलन मुद्रा। तो देखा आपने इस प्रकार कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ क्या होता है। आइए बच्चों, अब हम विदेशी विनिमय दर के प्रकार को समझेंगे और जानेंगे कि विदेशी विनिमय दर कितने प्रकार की होती है। देखिए, विदेशी विनिमय दर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और दूसरा है हमारा लोचदार विनिमय दर। जब हम स्थिर विनिमय दर को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि स्थिर विनिमय दर का अर्थ क्या है, इस विनिमय दर के गुण दोष क्या है। इसी प्रकार जब हम लोचदार विनिमय दर की बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या है तथा इनके गुण दोष क्या है, इसके बारे में करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ अन्य विनिमय दर भी हैं जो कभी कभी प्रचलन में आ जाती है और किन्हीं देशों द्वारा अपनाई जाती है, लेकिन हमें अध्ययन की दृष्टि से अभी केवल दो प्रकार की विनिमय दरों की बात करनी है। तो आइए अब हम देखते हैं स्थिर विनिमय दर से क्या तात्पर्य है। स्थिर विनिमय दर का अर्थ, स्थिर विनिमय दर वह दर है जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। स्थिर विनिमय दर में सामान्यतया कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन केवल एक निश्चित सीमा तक ही हो सकते हैं। ठीक है, जैसा इसके नाम से हमको स्पष्ट है कि स्थिर मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो स्थिर होता है। तो स्थिर विनिमय दर, इसका निर्धारण
किसी भी देश की सरकार करती है और किसी प्राइवेट सेक्टर को इसका कोई अधिकार नहीं होता है। स्थिर विनिमय दर में कोई परिवर्तन सामान्य रूप से नहीं होता, या कभी परिवर्तन हो भी सकते हैं तो बहुत कम, नॉमिनल, बहुत छोटे क्षेत्र तक है इसके परिवर्तन होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम स्थिर विनिमय दर कहते हैं। सामान्यतया स्थिर विनिमय दर दो प्रकार की होती है। ज्यादा गहराई में हमें इन प्रकारों पर नहीं जाना है, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। स्थिर विनिमय दर सामान्यतया दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, और दूसरा होता है हमारा विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। अब देखिए, जो स्वर्णमान प्रणाली होती थी वह विनिमय दर की स्थिर प्रणाली थी, क्योंकि इसमें एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तन होते थे और यह सीमाएं स्वर्ण बिंदु के रूप में होती थी। ठीक, अब देखिए हम यह प्रणाली 1920 के दशक से पूर्व स्वर्णमान के समय संसार में चलन में थी। कब? 1920 के पहले। इससे पहले देशों में भी स्वर्णमान चला करता था। स्वर्णमान मतलब सोने को या स्वर्ण को या गोल्ड को एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अपनाया जाता था। जब प्रत्येक देश को अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में परिभाषित करना पड़ता था और इसीलिए एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा में निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मुद्रा के स्वर्ण मूल्य की तुलना की जाती थी। यह हमारा विनिमय दर के स्वर्णमान प्रणाली थे। जैसे हम बता दें, इंग्लैंड के एक पाउंड में 4 ग्राम सोना और अमेरिका के $1 में 1 ग्राम सोना पाया जाता है, तो 1 इंग्लैंड पाउंड बराबर 4 अमेरिकन डॉलर होगा। दूसरी प्रणाली जो स्थिर विनिमय दर की थी वो है विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्थिर विनिमय दर की प्रणाली थी, किंतु इसमें कुछ सीमा तक समायोजन मतलब उच्चावचन मतलब अप डाउन करने की अनुमति थी। इसी कारण इसे हम विनिमय दर की समझनीय सीमा प्रणाली कहते थे। इसके अंतर्गत विभिन्न मुद्राओं को एक मुद्रा अर्थात अमेरिकी डॉलर के साथ संबंधित कर दिया जाता था और अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये हमारी स्थिर विनिमय दर प्रणाली हुई। स्थिर विनिमय दर प्रणाली एक देश की सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसमें सामान्यतः कोई उच्चावचन नहीं होते। ये मुख्यतः दो प्रकार की थी। एक स्वर्णमान प्रणाली जो 1920 के दशक के पूर्व पाई जाती थी, और उसके बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली जिसमें उस सीमा तक समायोजन किया जा सकता था और अमेरिकी डॉलर के साथ समायोजित किया गया था। आइए अब हम देखते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली के गुण तथा दोष क्या क्या हो सकते हैं। देखिए बच्चों, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के कौन कौन से गुण थे। गुण को हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि उसके लाभ क्या क्या थे, और दोषों में हम ये बताएंगे कि उसकी कमियां क्या थी। तो गुण देखिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली की। सबसे पहली चीज है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि कैसे हुई कि जब विनिमय दर आ गया तो हम अपने रुपये को दूसरे देश की मुद्रा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दूसरे देश की मुद्रा को खरीदा जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है, आयात किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है, जिससे आपसी लेन देन और भुगतान सरल हो गया। और जब भुगतान सरल हो गया तो निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने लगी। दूसरा इसका जो गुण है वो है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिला। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन कैसे मिला
कि विनिमय दर में स्थिरता रहने से विदेशी पूंजी का आयात बढ़ा। आयात मतलब हमने विदेशी पूंजी खरीदी, जिससे देश में आर्थिक विकास में सहायता मिली। देश का हमारा आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। फिर देखें हम इसका एक और गुण, तो पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई। पूंजी निर्माण में वृद्धि कैसे हुई कि जब विनिमय दर में स्थिरता बनी रहती है तो उसके आंतरिक कीमत स्तर में भी स्थायित्व बना रहता है, जिससे देश में पूंजी निर्माण, बचत आदि को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, जिससे हमारा देश आगे की ओर बढ़ने लगा। आर्थिक नियोजन संभव हुआ। बच्चों आप लोग जानते होंगे हमारे आर्थिक नियोजन प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं शामिल होती है। जो हमारे यहाँ 1951 जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, अब पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। हमारा आर्थिक नियोजन अब हम नीति आयोग के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के विकास के लिए हमने आर्थिक नियोजन 1950-1951 से हमने चालू किया था। तो आर्थिक नियोजन संभव हुआ। कैसे संभव हुआ कि विनिमय दर स्थिर रहने पर सरकारी परियोजना में व्यय निर्धारित मात्रा से अधिक होते थे, जिसके कारण सरकार के आयात मूल्यों में भी भारी उतार चढ़ाव नहीं आता था। अतः आर्थिक नियोजन के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं आती थी। तो इस प्रकार आर्थिक नियोजन संभव हुआ। इसके बाद हम देखें तो भुगतान संतुलन बनाए रखने में भी सहायक हुआ। अब भुगतान संतुलन को बनाए रखना, यह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। भुगतान संतुलन क्या है? स्थिर विनिमय दर के कारण विदेशी पूंजी आकर्षित होती है, औद्योगिक विकास भी संभव होता है और रोजगार का विस्तार होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। इन सब के फलस्वरूप देश का भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाता है। भुगतान संतुलन अनुकूल होना मतलब हमारे निर्यात बढ़ जाना और और हमें विदेशी मुद्रा की अधिक से अधिक प्राप्ति होना भुगतान संतुलन की अनुकूलता हमको बताता है। ये तो हमने बात की किस बारे में कि स्थिर विनिमय दर की क्वालिटीज क्या क्या है, उसके गुण क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसके दोष क्या थे, क्योंकि इसमें दोष थे तभी तो हमें लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली की ओर जाना पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि स्थिर विनिमय दर के दोष क्या क्या हैं। देखिए मुख्य रूप से इसके 3 दोष हैं। आपको अन्य बुकों में बुक्स में ज्यादा दोष भी मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 3 दोष हैं। राष्ट्रीय हितों की अवहेलना हुई। राष्ट्रीय हित की अवहेलना कैसे हुई? जब मुद्रा की दर का अन्य देशों की मुद्रा से एक निश्चित अनुपात बनाए रखने के लिए आंतरिक रोजगार, राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर, अन्य राष्ट्रीय हितों को गौण माना जाने लगा। गौण मतलब सेकेंडरी कम महत्व दिया जाने लगा। तो आधुनिक युग में इस प्रकार की नीति को अपनाना संभव नहीं हो सका, उचित नहीं हो सका। दूसरी जो इसके दोष है वो है अनेक क्षेत्रों में नियंत्रण। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत केवल विदेशी विनिमय और भुगतानों पर ही प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार के अनुशासन, उद्योग, बैंकिंग व्यवसाय और विदेशी व्यापार आदि पर भी लागू करने पड़ते हैं। इन प्रतिबंधों और नियंत्रणों के कारण भ्रष्टाचार और अनैतिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है, जिसे समाप्त करना बहुत कठिन होता है। एक और बात मैं बता दूं, विनिमय दर में आकस्मिक उच्चावचन भी होते हैं। आकस्मिक है ना, अचानक हमको पता ही नहीं रहता है कब क्या हो रहा है। आकस्मिक उच्चावचन मतलब कभी ऊपर चले जाना, कभी नीचे की ओर आ जाना। स्थिर विनिमय दर बनाए रखने में जब कोई मुद्रा कमजोर हो जाती है तब उसका आकस्मिक अवमूल्यन कर दिया जाता है। अवमूल्यन का मतलब होता है इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो करेंसी है उसकी क्रेडिट कम हो जाना अवमूल्यन कहलाता है। इसका विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन पर निश्चित तौर से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
तो ये इसके महत्वपूर्ण दोष थे जिनके कारण हमें लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली को अपनाना पड़ा। हमें से यहाँ तात्पर्य है पूरे विश्व की बात हम कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली क्या होती है। देखिए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली को हम पूरी तरह समझ गए कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार ने निर्धारित यदि कर दिया कि हमारा 1 रुपया के बदले में अमेरिका का 60 रुपया 60 डॉलर, ये यदि हमारी विदेशी विनिमय दर है, तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपये के बराबर 60 डॉलर रहेगा। या इसको हम पलट दें क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है। 60 जो हमारा रुपया है इज इक्वल टू $1, है ना। 60 रुपया हम चुकाएंगे जब जाकर हमको अमेरिका का $1 प्राप्त हो सकेगा। तो अब हम बात करते हैं किस पर, लोचदार विनिमय दर। देखिए, ये दूसरा प्रकार है विनिमय दर का जिसे हम लोचदार विनिमय दर कहते हैं। और लोचदार विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग तथा विदेशी मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है तथा विनिमय दर मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। 2 बातें मुख्य रूप से क्या हुआ, विदेशी विनिमय दर विदेशी बाजार में उस मुद्रा की मांग और उस मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, एक बात हो गई। दूसरी बात, विदेशी विनिमय दर की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए विनिमय दर भी बदलती रहती है। पिछली बार हमने देखा था, पिछली बार अर्थात स्थिर विनिमय दर में विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन यहाँ जब हम लोचदार विनिमय दर की बात करते हैं तो विनिमय दर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा ही निर्धारित होती है और इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन ऐसे होते रहते हैं कि विनिमय दर बढ़ भी जाती है और विनिमय दर हमारी कम भी होती चली जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि लोचदार विनिमय दर के गुण तथा उसके दोष क्या क्या हैं। तो लोचदार विनिमय दर के गुण देखिए। लोचदार विनिमय दर के गुण इस तरह है। पहला, यह एक सरल प्रणाली है। सरल प्रणाली किस लिए कहा गया है? सरल प्रणाली इसलिए है क्योंकि इसका निर्धारण विनिमय दर वहां निर्धारित होती है जहां मुद्रा की मांग और पूर्ति का सामंजस्य होता है। इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह एक सरल प्रणाली है। दूसरा, सतत समायोजन है। सतत समायोजन अर्थात लोचदार विनिमय दर में सतत समायोजन की गुंजाइश रहती है और इस प्रकार दीर्घकालीन संतुलन में विपरीत प्रभावों से बचा जा सकता है। तीसरी इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो गुण है, वो भुगतान संतुलन में सुधार। कैसे? देखिए, भुगतान शेष में संतुलन स्थापित करना विनिमय दर का कार्य है तथा विनिमय दर में समायोजन केवल लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर ही किए जा सकते हैं। लोचपूर्ण विनिमय दरें होने पर भुगतान शेष में संतुलन आसानी से पैदा किया जा सकता है। चौथा जो इसका गुण है वो है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। लोचपूर्ण विनिमय दर साधनों के कुशलतम उपयोग के अवसर प्रदान करती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कार्य कुशलता का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो देखा बच्चों आपने, लोचपूर्ण विनिमय दर आसान है, सरल है, क्योंकि सबसे मुख्य बात इसकी यह है कि इसका निर्धारण मुद्रा की, एक देश की मुद्रा की मांग और एक देश की मुद्रा की पूर्ति के अनुसार निर्धारित होता है। अब देखिए इसमें भी क्या कमी है या इसमें भी क्या दोष है, ये निकल कर आ रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से इसके 3 दोष बताए गए हैं। पहला है निम्न लोच के दुष्परिणाम। यदि विनिमय दरों
कि लोच काफी कम है। तो विदेशी विनिमय बाजार अस्थिर होगा, जिसके फलस्वरूप दुर्लभ मुद्रा की केवल मूल्यह्रास से ही भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ जाएगी। दूसरा जो इसका दोष है वो इस प्रकार है, अनिश्चितता। लोचदार विनिमय दरें अनिश्चितता उत्पन्न करने वाली होती है। क्यों? क्योंकि ये निरंतर रूप से उच्चावचन होते रहते हैं, मतलब विनिमय दर बढ़ भी जाती है, विनिमय दर घट भी जाती है, इसलिए देश में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पूंजी की गतिशीलता के लिए भी बाधक सिद्ध होती है। तीसरा हम जो देखें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अस्थिरता होती है। कैसे होती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता का कारण बनती है। आयात तथा निर्यात संबंधी दीर्घकालीन नीतियां बनाना कठिन हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों प्रकार की प्रणालियां प्रचलित है, लेकिन दोनों अपने अपने गुण और दोनों के अपने अपने दोष है। मुख्य रूप से अभी जो विनिमय दर प्रणाली सभी देशों द्वारा अपनाई गई है या पसंद की जाती है, वो लोचदार विनिमय दर प्रणाली है। कारण इसका स्पष्ट है, क्योंकि यह किसी भी देश की मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए इसे अधिक पसंद किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं स्थिर तथा लोचदार विनिमय दर प्रणाली में क्या अंतर है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्थिर तथा लोचदार विनिमय दर में अंतर। क्या अंतर है? देखिए, एक साइड आपकी स्थिर विनिमय दर प्रणाली है, दूसरे साइड आपका लोचदार विनिमय दर प्रणाली। देखिए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, अभी हमने दोनों का अर्थ समझा और दोनों दर प्रणाली के गुण तथा दोषों पर बात की। बस उन्हीं गुण और दोषों तथा उसके अर्थ को लेकर हम अंतर बना सकते हैं। एक साइड हम स्थिर विनिमय दर की विशेषताएं लिख दें तथा दूसरी साइड हम लोचदार विनिमय दर की विशेषताएं लिख दें, तो हमें दोनों का अंतर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, यह हमने अभी पढ़ा था, जबकि लोचदार विनिमय दर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। क्लियर है इतनी बात? दूसरी चीज, स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत विदेशी केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को एक निर्धारित कीमत पर खरीदने और बेचने के लिए तत्पर रहते हैं। कौन खरीदने और बेचने का काम करता है? यहाँ पर केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को एक निर्धारित कीमत पर खरीदने और बेचने के लिए तत्पर रहते हैं, जबकि लोचदार विनिमय दर में के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर स्वतंत्र रूप से विदेशी विनिमय बाजार में निर्धारित होती है। केंद्रीय बैंकों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। क्लियर है पूरी तरीके से? स्थिर विनिमय दर में केंद्रीय बैंक का कंट्रोल होता है, लोचदार विनिमय दर में केंद्रीय बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से विदेशी विनिमय बाजार में निर्धारित होती है। तीसरा जो मुख्य अंतर है वो है स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन नहीं आते, जबकि लोचदार विनिमय दर में सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने जो स्थिर विनिमय दर के अर्थ में पढ़ा, जो उसके गुण देखे, जो उसके दोषों पर चर्चा की, यदि हम उस चीज को ध्यान रखें तथा साथ में हम इस बात का ध्यान रखें कि लोचदार विनिमय दर का अर्थ क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, तो यदि हमें एग्जाम में लिखते समय क्वेश्चन आया स्थिर और लोचदार विनिमय दर में अंतर लिखिए, लेकिन हमको तो याद ही नहीं है, लेकिन हमको स्थिर विनिमय दर के गुण भी याद है और हमें लोचदार विनिमय दर के गुण भी याद है,
तो हमें क्या करना है, एक साइड हम स्थिर विनिमय दर के बारे में जानकारी लिख देंगे, एक साइड हम लोचदार विनिमय दर के बारे में जानकारी लिख देंगे और हमें उसका अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों को स्थिर विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं बच्चों कि लोचदार विनिमय दर का निर्धारण का जो मांग और पूर्ति सिद्धांत है उसके अनुसार स्थिर विनिमय दर का निर्धारण लोचदार विनिमय दर निर्धारण का जो मांग और पूर्ति सिद्धांत है उसके अनुसार विनिमय दर किस प्रकार निर्धारित होती है। देखिए, लोचदार विनिमय दर निर्धारण का मांग और पूर्ति सिद्धांत कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं, हम ये जांचते हैं, जब हम ये सीखते हैं कि विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, तो इस सिद्धांत का नाम है मांग और पूर्ति सिद्धांत। लोचदार विनिमय दर निर्धारण का मांग और पूर्ति सिद्धांत। अब देखिए क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार से वस्तु की कीमत किसी बाजार में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार विदेशी विनिमय दर विदेशी बाजार में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। सरल हो गया। हमने कीमत निर्धारण सिद्धांत पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत जिस बिंदु पर बराबर होती है वहां किसी वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है। उसी प्रकार जब एक देश की विनिमय दर निर्धारित होना है तो क्या होगा, उस देश की मांग और उस देश की पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होगी। देखिए, अब विदेशी विनिमय की मांग किसे कहते हैं। विदेशी विनिमय की मांग कौन करता है, जब विदेशी विनिमय में भुगतान किया जाता है तो उस देश द्वारा विदेशी विनिमय की मांग की जाती है। सरल है, सीधा है बिल्कुल। जो मांग करेगा वो उसकी क्या करेगा, जिससे जरूरत होगी, जिसे आवश्यकता होगी, वो विदेशी विनिमय की मांग करेगा। पूर्ति की बात करें हम, विदेशी विनिमय की पूर्ति, तो जिस तरह से विदेशी विनिमय की प्राप्तियां मिलती है, मतलब विदेशों से अर्निंग है हमारा, विदेशों से हमने यदि एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, तो वहां से जो भुगतान प्राप्त होता है वो हमारी विदेशी विनिमय की पूर्ति कहलाती है। अब देखते हैं विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण इस प्रकार विदेशी विनिमय की संतुलन दर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के साम्य बिंदु अर्थात जहां दोनों संतुलन का बिंदु है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, उस बिंदु पर निर्धारित होती है, अर्थात दोनों कैसे हैं, बराबर है। ठीक, जब विदेशी विनिमय की मांग में वृद्धि होती है तो विदेशी विनिमय दर में भी वृद्धि हो जाएगी। सीधी बात है, पूरी चीज किस पर डिपेंड कर रही है, मांग पर डिपेंड कर रही है। इसके विपरीत स्थिति में जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो विनिमय दर में कम आती है। तो देखो बच्चों, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि विदेशी विनिमय का निर्धारण कैसे होता है। डी हमारा मांग वक्र है और एस हमारा पूर्ति वक्र है। ई बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात OP हमारी विदेशी विनिमय दर निर्धारित होगी। यदि विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है तो नया संतुलन हमारा B बिंदु, नया संतुलन हमारा A बिंदु पर होगा और मांग बढ़कर OP1 हो जाएगी। इसी तरह यदि विदेशी विनिमय की मांग घट जाती है तो नया संतुलन D बिंदु पर होगा और विनिमय दर P2 निर्धारित होगी। सामान्यतया जहां एक दूसरे को विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति काटती है वो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, अर्थात OP विदेशी विनिमय दर निर्धारित होगी। आइए अब हम देखते हैं विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। यदि व्यापार में परिवर्तन होगा तो विदेशी विनिमय दर प्रभावित होगी। इसी प्रकार पूंजी का भी प्रभाव पड़ता है, किसी देश की पूंजी की उपलब्धता विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करती है। प्रतिभूतियां जब सरकार क्रय विक्रय करती है तो विनिमय दर प्रभावित होती है।
इसी प्रकार जब सरकार बैंक दर ब्याज दर बढ़ाती है हमारी आरबीआई, तो भी विनिमय दर पर उसका प्रभाव पड़ता है। सट्टेबाजी की क्रियाएं तथा राजनीतिक दशाएं भी विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करती है। देखिए कुछ देशों में नवीनतम प्रणालियां चल रही है विदेशी विनिमय दर की, जो स्थिर विनिमय दर और लोचदार विनिमय दर से कुछ हद तक रिलेटेड है, संबंधित है, जिसकी विस्तृत सीमा पट्टी, चलित सीमा बंद या प्रतिबंधित तरंगशीलता है। इसके बारे में हमें ज्यादा अध्ययन नहीं करना है क्योंकि ये हमारे अभी के पाठ्यक्रम में नहीं है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए था। तो इस प्रकार आपने देखा कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस तरह होता है। अब देखिए आपको गृह कार्य के रूप में कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आप हल करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको नहीं हो पाता है तो अपने टीचर से संपर्क करेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए है विनिमय दर किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है स्थिर विनिमय दर प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न है लोचपूर्ण विनिमय दर किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है संतुलन विनिमय दर किस बिंदु पर निर्धारित होता है। उसके बाद है विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को लिखिए, तत्पश्चात स्थिर विनिमय दर के गुण लिखिए और अंत में लोचदार विनिमय दर के गुणों को लिखिए। तो बच्चों ये आपका पाठ समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।